गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें आज हम पाठ 6 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ 6, अंग्रेजी शासन का भारत पर प्रभाव। अरुणा प्रातःकाल ध्यानपूर्वक समाचार पत्र पढ़ रही थी। उसी समय उसकी पुत्री पूर्वा पास में बैठकर गृह कार्य कर रही थी। अरुणा ऊंची आवाज़ में पढ़ते हुए बोली, लीबिया में क्रांति। यह सुनकर पूर्वा ने प्रश्न किया, मम्मी, लोग क्रांति क्यों करते हैं? अरुणा ने उत्तर दिया, देखो बेटा, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति न हो और लोग आर्थिक रूप से तबाह हो तो क्रांति की तरफ मुड़ते हैं। हमारे देश में अंग्रेजी शासन के समय भारत में लोगों की परिस्थिति बहुत दयनीय बन गई थी। तब ऐसा हुआ था। तब क्या हुआ था? तब क्रांति हुई थी। चलो तुझसे मैं उस समय के भारतीय जीवन की बात करूं। भारत की आर्थिक समृद्धि 18वीं सदी तक यथावत रही थी। औरंगजेब के अवसान के बाद की अराजकता भी उसे हानि नहीं पहुंचा सकी थी। विश्व के इतिहासकारों ने भी स्वीकार किया है कि 18वीं सदी तक भारत की उत्पादन पद्धति, उसके उद्योग और व्यापार वाणिज्य के संगठन बेमिसाल थे। यही भारत देश 100 वर्ष के अंग्रेज कंपनी के शासन में बिल्कुल कंगाल और पायमाल देश बन गया। यह इंग्लैंड के लिए कच्चा माल पैदा करने वाला और उनके कारखाने में तैयार हुए माल का विशाल बाजार बना था। अंग्रेज शासन के समय किसान और खेती। बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी सत्ता प्राप्त करने के पश्चात अंग्रेजों को अपनी आय बढ़ाने के लिए एक विशाल क्षेत्र मिल गया। इसमें क्या बताया गया है? जब बंगाल, बिहार और ओडिशा की जब अंग्रेजों ने अपने हाथ में लिया, तब उनको एक विशाल क्षेत्र मिल गया था आय प्राप्त करने के लिए। किसान वर्ग और खेतीबाड़ी से वे अधिक से अधिक महसूल वसूल करने लगे। अंग्रेज लोग क्या करते थे? किसान वर्ग और जो उनकी खेती होती थी उससे अधिक से अधिक महसूल वसूल करते थे। परिणाम स्वरूप किसान वर्ग पायमाल हो गए, वो कंगाल हो गए। अनेक बार घर के आभूषण बेचकर भी किसान महसूल नहीं भर सकते थे। कितनी बार उनको अपने घर के आभूषण बेचकर भी वो महसूल नहीं भर पाते थे। परिणाम स्वरूप उनकी ज़मीन बेच दी जाती थी। किसानों की बहुत सी ज़मीन कर्ज में डूब जाती, वे लोग कर्जदार बन जाते। बहुत से किसान साहूकारों से भारी ब्याज की प्रथा का शिकार बनकर बर्बाद हो गए। खेतीबाड़ी टूट गई। इसी बीच 1770 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। भूखमरी के कारण लाखों लोगों की मृत्यु हुई। कॉर्नवालिस नामक गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त नामक महसूल पद्धति लागू कर दी। इस पद्धति के अनुसार कंपनी ने प्रत्येक वर्ष के लिए जमीन की महसूल निर्धारित कर दी, नक्की कर दी। जमीन का स्थायी अधिकार जमींदारों को दिया जाता, यानी कि कंपनी ने अपनी आय निश्चित बनाकर अपने पक्ष में खड़ा रहने वाला जमींदार वर्ग तैयार किया। दूसरी तरफ तनतोड़ मेहनत करके चिलचिलाती धूप सहकर जमीन जोतकर फसल पैदा करने वाले का शोषण होता था।
सामाजिक जीवन को ग्रहण। वॉरेन हेस्टिंग के समय में महसूल वसूल करने का कार्य जिसे सौंपा गया था उसे कलेक्टर कहा जाता था। उस समय क्या था जिसे कर वसूल करने का कार्य सौंपा जाता उसे कलेक्टर के रूप में पहचाना जाता था। वह न्यायाधीश का भी कार्य करता था। अंग्रेजी राज्यतंत्र के ऐसे प्रशासन से हमारे देश की पुरानी ग्राम्य स्वराज की प्रथा भी नष्ट हो गई। प्राचीन काल में प्रत्येक गांव एक छोटे गणतंत्र जैसा हुआ करता था। ग्राम पंचायत ही गांव की सभी प्रशासनिक व्यवस्था संभालती थी। सभी प्रकार के निर्णय ग्राम पंचायत ही लेती थी। देश की मेरुदंड जैसी यह ग्राम्य स्वराज की संस्था थी। बाहरी आक्रमणों के समय और सल्तनत शासन व्यवस्था के समय भी हमारी ग्राम्य स्वराज संस्थाएं अड़ी खड़ी थी। अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई इस नई शासन पद्धति से यह संस्था भी नष्ट हो गई। कंपनी सरकार ने सामाजिक सुधार की जो नीति अपनाई थी उसने लोगों में भय पैदा कर दिया था। कंपनी ने जो सामाजिक सुधार की नीति अपनाई उससे लोग डर गए। लोगों को लगा कि कंपनी सरकार जबरन ईसाई धर्म स्वीकार करवाकर भारत के धर्म और संस्कृति का नाश करना चाहती है। वे अपना धर्म स्वीकार करवाना चाहती थी। रेलवे और सेना में भारत की सामाजिक व्यवस्था की बारंबार अवगणना की जाती थी, उसे अनदेखा किया जाता था। ऐसी मान्यता लोगों में पैदा हुई। आगरा में ऐसा फरमान जारी किया गया था कि प्रत्येक भारतीय अंग्रेज को सलाम करेगा। यदि ऐसा न किया जाए तो वह दंड या सजा का पात्र माना जाता। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के दिलों में रोष और नफरत की भावना उत्पन्न होने लगी। भारतीय व्यापार और उद्योगों का विनाश। भारत के करघे यूरोप तथा एशिया के आवश्यक कपड़ों के सभी मालों की पूर्ति करते थे। भारत क्या करता था? यूरोप तथा एशिया में सभी कपड़ों के मालों की पूर्ति करता था। पश्चिम के व्यापारी भी यहाँ से माल खरीदने के लिए आते थे। भारत में बनने वाला सन, ऊन, रेशम और सूती कपड़ों की विदेशों में मांग रहती थी। उनकी डिमांड विदेशों में अधिक थी। ढाका की मुलायम बारीक मलमल की दुनिया में बड़ी मांग होती थी, बड़ी डिमांड होती थी। कपड़े के अतिरिक्त सोरा, नमक, मिश्री आदि माल का निर्यात होता था और उसके बदले में भारत में बेशुमार सोने चांदी का आयात होता था। अंग्रेजी शासन के लागू होते ही यह स्थिति बदल गई। जब अंग्रेज सत्ता में आए तब यह परिस्थिति बदल गई। सोने चांदी का प्रभाव उल्टी दिशा में बहने लगा। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में अंग्रेजों ने केवल बंगाल से ही आज के हिसाब से गिने तो 500 करोड़ रुपए मात्र 2 दशक के शासन में ले गए थे। भारत में उत्पन्न होने वाले कच्चे माल और भारत में से एकत्र किए हुए रुपए की मदद से अंग्रेज इंग्लैंड में उद्योग धंधे विकसित करने लगे। उन्होंने जो भारत में कच्चे माल और जो रुपए कमाए थे उनसे ही उन्होंने उद्योग धंधे विकसित करने लगे। इंग्लैंड में बनने वाला माल भारत में बिना जकात के आता था, बिना कर के आता था, जबकि भारत के कपड़े पर 80% जकात डाला गया। परिणाम स्वरूप भारत में उत्पन्न होने वाला माल भारत में ही महंगा पड़ने लगा। इस प्रतिस्पर्धा में भारतीय हस्त उद्योग तथा उद्योग धंधे नहीं चल सके। इस अंग्रेज नीति के कारण कपड़े बनाने, धातु, शीशे, कागज, नाव बनाने आदि अपने अनेक कारीगरी उद्योग नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए। लाखों कारीगर बेरोजगार बने, उनकी नौकरी चली गई।
धीरे धीरे भारत के ग्राम्य कारीगरों की गरीबी बढ़ने लगी। सुधारों के प्रति संदेह। विलियम बेंटिंक जब भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया, उस समय इंग्लैंड में उदार विचारधारा का धीरे धीरे फैला हुआ था। जब विलियम बेंटिंक भारत में गवर्नर जनरल बना, उस समय इंग्लैंड में उदार विचारधारा का फैलाव हुआ था। इस परिवर्तन का थोड़ा प्रभाव भारत तक पहुंचा। अंग्रेज शासक प्रजा के जीवन में रुचि रखने लगे। थोड़े बहुत सुधार करके विलियम बेंटिंक ने अनुपात में अधिक मान सम्मान प्राप्त किया, अपना दर्जा ऊंचा किया। बेंटिंक ने कंपनी के प्रशासन में भारतीयों को स्थान दिया, भारतीय लोगों को भी शामिल किया। अदालत में न्याय मांगने आने वाले को मातृभाषा का उपयोग करने की छूट दी गई। राजा राममोहन राय और अन्य सुधारक सती होने के राक्षसी रिवाज को बंद कराने के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे थे। बेंटिंक ने इन सुधारकों के निवेदन को सुनकर सती होने के रिवाज पर प्रतिबंध लगाते हुए एक कानून 1829 में लागू किया गया, जिसमें कोई भी स्त्री सती नहीं होगी। बेंटिंक के समय में अंग्रेज अधिकारी भारत का सुधारक वर्ग सुधार करना चाहता था, ऐसे कुरिवाजों को रोकने का प्रयास करता था। ऐसे सुधारकों को भारत के रूढ़िवादी लोग संदेह की नज़र से देखने लगे। कंपनी सरकार ने शिक्षा के लिए हर वर्ष 1 लाख रुपए खर्च का प्रस्ताव पास किया था, परंतु उस पर अमल नहीं होता था। अंततः में बेंटिंक के समय में शिक्षा समिति की रचना भी हुई। ईस्वी सन 1834 में मैकाले नामक एक अंग्रेज अधिवक्ता को अंग्रेजी शिक्षा का विचार आया। मैकाले द्वारा शुरू की गई शिक्षा पद्धति से भारतीय युवकों को मनोवांछित लाभ नहीं मिला। उनको अपने मन के अनुसार लाभ नहीं मिलता। अपने पूर्वजों द्वारा विकसित की गई प्राचीन विद्याएं सीखने का लाभ भारतीय खोने लगे, वो उनसे वंचित होने लगे। देश में अंग्रेजी शिक्षा शुरू हो गई, उसकी स्थापना हो गई। इस शिक्षा पद्धति का विरोध भी हुआ। महात्मा गांधी जी ने उसे गुलामी की शिक्षा कहते थे। बाद में 1857 में यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। अंग्रेजी शिक्षा से अंग्रेजों को आवश्यक पढ़े लिखे कर्मचारी मिलने लगे। फिर भी भारतीय इस शिक्षा को प्राप्त करने लगे और उनमें से स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रवादी व्यक्ति निर्मित होने लगे। औद्योगिक क्रांति के कारण कारखानों को कार्यरत रखने और माल के आवागमन के लिए, यातायात की और संदेश व्यवहार की मांग की पूर्ति के लिए नए नए यंत्रों की खोज होने लगी। हिंद में भी उनका उपयोग किया जाए तो हमारे व्यापार को लाभ मिलेगा तथा सैन्य अंकुश भी रखा जा सकेगा। इस प्रकार के उद्देश्य से भारत में रेलवे की सेवा भी शुरू होने लगी। भारत जैसे विशाल देश के हर एक भाग पर नज़र रखने और विदेशी राज्य को संदेश देने के लिए आवश्यक प्रतीत होने पर ईस्वी सन 1854 से डाक और तार संदेश की आधुनिक पद्धति अपनाई गई। साथ ही साथ देश में छापखाना और समाचार पत्रों का प्रसार बढ़ना शुरू हुआ। इस प्रकार ब्रिटिश शासन के सुधार अंग्रेजों के हित के लिए थे, फिर भी राष्ट्रवाद के उद्देश्य के लिए यह भारतीयों के लिए आशीर्वाद स्वरूप बना। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किया हुआ वर्ग विश्व के प्रभावों से अवगत हुआ, जिन्होंने देश के समाज सुधार और राष्ट्रीय जागृति के कार्य में खूब महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाचार पत्रों, तार, डाक और रेलवे से भारत के लोग एक दूसरे के नज़दीक आने लगे।